हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेरिफिकेशन। उसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इंटरमोलेकुलर एस्टेरिफिकेशन, इंट्रामोलेकुलर एस्टेरिफिकेशन जिससे लैक्टोन बनता है, साइक्लिक एस्टर। फिर एस्टेरिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फिर यील्ड कैसे इंक्रीज होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, तो यील्ड को हम कैसे बढ़ाएंगे वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक डिस्कस करेंगे कि H2O जो रिमूव हो रहा है उसमें ऑक्सीजन अल्कोहल से निकलता है या फिर कार्बोलिक एसिड से, उसके लिए हम आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक पढ़ेंगे। फिर एस्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लार्जली डिपेंड करता है एस्टेरिक हिंड्रेंस पे। बल्कियर ग्रुप रहेगा, अगर कार्बोलिक एसिड बल्कियर है, अल्कोहल बल्कियर है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरमोलेकुलर एस्टेरिफिकेशन। तो क्या करेंगे, कार्बोलिक एसिड लेंगे, कार्बोलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। ये हो गया इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ये एसिड के प्रेजेंस में होता है, H2SO4 H3PO4 एसिड के, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में होगा। एसिड तो यहाँ ऑलरेडी है, तो मिनरल एसिड के प्रेजेंस में ये होगा और ये बनेगा क्या, O CH2 CH3 प्लस H2O। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो हो रहा है लेफ्ट टू राइट एस्टेरिफिकेशन हो रहा है और राइट टू लेफ्ट हो रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K सपोज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या है, एस्टर, इन जनरल लिखते हैं एस्टर। क्या है, H2O। इधर क्या है, कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, शॉर्ट में लिखता हूँ। ये इथेनॉल अल्कोहल लिया। अब क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू केवल टेम्परेचर पे ही चेंज होती है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तभी चेंज होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दे, रिमूव करके कुछ भी चेंज करे, तो ये K की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो टेम्परेचर तो अप्रॉक्सीमेटली K की वैल्यू 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है। लेकिन इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से, इसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। क्लियर। अब हमारा मोटो क्या होगा, ये जो एस्टर है ये ज़्यादा से ज़्यादा बने, यही तो है। मीन्स इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी है तो H2O की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन को अगर कम कर देते हैं तो K की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए एस्टर की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मीन्स इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। अगर यहाँ से H2O को हम निकालते चले जाए, अगर H2O को निकालते चले जाए
जैसे बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखना ही रखना है, ये रहेगा ही रहेगा के की वैल्यू। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, इस दोनों की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। क्लियर है? तो सॉरी, तो आपको करना क्या है, इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ानी है। इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना होगा, इसकी ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यील्ड बढ़ाने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को हाई करना है, इसकी कंसंट्रेशन को कम करना है। तो कम तभी होगा जब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसमें कैसे इसको निकालते हैं। अच्छा, इसमें और भी ये है, ये जो H2O आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, H2O। तो अभी तो मैं यहीं पे केवल इसको स्टार मार्क कर दिया, मीन्स ये आइसोटोप है, इसको बोलते हैं आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है वो आपको पता चलेगा। किसी को भी करो, इसको करो, इसको करो, राइट। तो ये यहाँ पे आता है, मीन्स ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड नहीं। OH आ रहा है कहाँ से, एसिड से, और H आ रहा है अल्कोहल से। अगर यहाँ पे आ गया ये, इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सब केमिकल काइनेटिक्स से फाइंड आउट करते हैं हम। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि कैसे इसको रिमूव करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, 1,6 हेक्सा 1,6 हेक्सा डाइओइक एसिड। ठीक है। और इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल से, किससे, इथेनॉल से करा रहे, C2H5 2 मोलेक्यूल, H2SO4 के प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ एक टोल्यूइन भी डाल देते हैं, बताता हूँ टोल्यूइन क्यों डाला हूँ। टोल्यूइन तो ये बन जाएगा एस्टर, इथाइल ग्रुप को ET से डिनोट करते हैं, O प्लस H2O। ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। इसका अल्कोहल का, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, टोल्यूइन का 110, इसका 245, इस एस्टर का 245 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये है। ठीक है। अब हमको करना क्या है कि H2O को रिमूव करना है। तो ये रिमूव होगा, एक होता है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। उसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर रेशियो में जब हम 2 या 2 से अधिक कंपाउंड को मिलाते हैं तो वो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करता है। मतलब क्या हो गया, टोल्यूइन, अल्कोहल और H2O, इसका एजियोट्रोप बनेगा। एक पार्टिकुलर रेशियो में तीनों को अगर मिलाएंगे और
H2O रिमूव होगा, H2O will be removed as azeotrope at a common boiling point of 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस पे ये तीनों बॉयल होगा, टोल्यूइन, इथेनॉल और H2O, और उसी रेशियो में वेपर बनेगा जिस रेशियो में लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर में है। क्लियर है? तो क्या हो गया? और इसका एक और है कि इस सब की बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे कम जो है उससे भी कम, तो ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? इथेनॉल की 78, तो उससे भी कम 75 डिग्री सेल्सियस पर ही तीनों बॉयल होना शुरू हो जाएगा और तीनों निकलता चला जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा है कि हमको तो H2O निकालना है लेकिन यहाँ तो अल्कोहल भी निकल जा रहा है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। है फ़ायदा, ये अल्कोहल निकल रहा है लेकिन ये वापस आ जाता है। ठीक है? एक डीन स्टार्क ट्रैप एपरेटस होता है, उसको लगा करके, उसको यूज करके हम इसकी एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि वापस अल्कोहल रिएक्शन मिक्सचर में आ जाता है और वाटर को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, हेडिंग होगा उसका हाउ टू इंक्रीज द यील्ड इन एस्टेरिफिकेशन। आप देखोगे बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाया हुआ है, छोटा सा वीडियो है इसलिए दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं आइसोटोप प्रेशर टेक्निक तो बता दिया, अब हमको नहीं लगता कि फिर से उसको करने की ज़रूरत है। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ये याद रखो, क्या याद रखो? पैड पेड। पैड पेड क्या हो गया? पैड पेड का मतलब हुआ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, ए का एडिशन, डी का डीप्रोटोनेशन, फिर पी से प्रोटोनेशन, फिर इलिमिनेशन, फिर डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्लियर है? ये पैड पे ध्यान रखना है। चलो शुरू करते हैं। H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं एस्टेरिफिकेशन, तो H+ वो रिलीज करेगा। ये क्या है हमारा? कार्बोलिक एसिड है, H+ आएगा। H+ कहाँ जाएगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? एडवांटेज क्या है? यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन भी है जो कि लूजली बॉन्डेड है, यहाँ दोनों सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? प्रोटोनेशन। सारे के सारे स्टेप रिवर्सिबल है, सारे के सारे स्टेप्स रिवर्सिबल है। ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। अब क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होगा, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो फिर
ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ भी तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ये हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये हुआ एडिशन, ये वाली, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इससे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये वाली अल्कोहल है, OH ग्रुप है, और यहाँ ये आ गया। क्लियर है, ये अल्कोहल यहाँ अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ये यहाँ रह जाएगा और H+ निकल जाएगा। सारा का सारा स्टेप 6 स्टेप है, 6 के 6 रिवर्सिबल है, तो -H+, तो क्या हो गया, OH OR। क्लियर है, लेकिन ये जो H+ निकला है वो H+ यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, प्रोटोनेशन, एडिशन हो गया। क्या हुआ, ये प्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप, ये एडिशन सेकेंड, उसके बाद एडिशन के बाद ये डीप्रोटोनेशन हो गया, उसके बाद अब प्रोटोनेशन होगा। तो ये वाली ही H+ है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, OH OR। क्लियर है, ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है, ये अटैक कर रहा है यहाँ पे एसाइल ग्रुप पे, नहीं तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान रखोगे आप, जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा वो लिविंग ग्रुप से ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। क्या मैं बोला, जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसकी बेसिसिटी लिविंग ग्रुप से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ज़्यादा है कि नहीं है, नहीं है ज़्यादा, OH ज़्यादा बेसिक है अल्कोहल से, लेकिन ये लिविंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप हमारा H2O हुआ, ये लिविंग ग्रुप है। क्लियर है, हाँ। अब क्या होगा, ये तो प्रोटोनेशन हो गया, ये अब इलिमिनेशन, H2O निकलेगा, -H2O, तो H2O निकलेगा, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O निकल गया। अब क्या बचा, ये बचा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा ये, और H+ निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, HSO4 जो H+ यहाँ दिया है वो अपना ले करके बाहर आ जाएगा, ये H+ निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये मैकेनिज्म हो गया इंटरमोलेकुलर
एस्टेरिफिकेशन का? फटाफट लिखो आप। अच्छा, अगर बेसिक मीडियम में कराया जाए एस्टेरिफिकेशन तो क्या होगा? ये OH माइनस आ गया, बेस आ गया, ये तो यहाँ से H प्लस लेके चला जाएगा, फिर कहाँ अटैक करेगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ अटैक करेगा? इसलिए बेसिक मीडिया में एस्टेरिफिकेशन नहीं होता है। और दूसरी बात देखो, अगर ये बल्की ग्रुप है या ये बल्की ग्रुप है तो यहाँ पे अटैक करना आसान नहीं होगा। इसलिए जो रेट डिपेंड करेगा रिएक्शन का, वो कम हिंडर्ड ग्रुप होगा, चाहे कार्बोलिक एसिड हो या फिर अल्कोहल, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसको आप लिखो। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेरिक फैक्टर पे। लेस बल्कि ग्रुप होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी एस्टेरिफिकेशन में। तो होगा क्या? मिथेनॉल, इथेनॉल, ये 2-प्रोपेनॉल, टर्शियरी अल्कोहल, ये ऑर्डर होगा। और कार्बोलिक एसिड का क्या होगा? उसका भी सेम होगा। मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये ऑर्डर होगा। बल्कि ग्रुप जितना होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन का स्लो होगा। क्लियर है? लिखो फटाफट, इरेज करें। अब इंट्रामोलेकुलर एस्टेरिफिकेशन, इंट्रामोलेकुलर एस्टेरिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन को 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड लैक्टोन स्टेबल है, 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड अनस्टेबल है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों सेम कंपाउंड पे होगा, तभी इंट्रामोलेकुलर एस्टेरिफिकेशन पॉसिबल है। ये क्या हो गया? 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, नहीं 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एसिड के प्रेजेंस में ये हुआ डेल्टा लैक्टोन। 6 मेंबर्ड लैक्टोन को बोलते हैं डेल्टा लैक्टोन। 3 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं अल्फा लैक्टोन। 4 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं बीटा लैक्टोन। 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं गामा लैक्टोन और 6 मेंबर्ड को बोलते हैं डेल्टा लैक्टोन।
ये क्या हुआ, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गया गामा लैक्टोन। ये हो गया बीटा लैक्टोन, नॉट फॉर्म्ड है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। इसका मतलब समझते हो, एंगल स्ट्रेन। ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है यहाँ, sp3, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन ये तो 90 डिग्री के आसपास आ रहा है। इसका मतलब क्या हो कि डिस्टोर्टेड हो जाएगा। डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम, इसलिए ये नहीं बनेगा। दूसरा मेथड है इसका अलग से बनाने का। क्लियर है? आप इसको लिखो, फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको जब हम ट्रीट करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, तो क्या बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया में, तो क्या बनेगा, NaBH4 क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, कार्बोलिक ग्रुप को। ये रिड्यूस करेगा इसको, और ये कन्वर्ट कर देगा इसको एल्कोहल में, और एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, फिर ये एसिड तो है ही, तो एसिड के प्रेजेंस में इसकी क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन, और बनेगा क्या हमारा, लैक्टोन। ये बन जाएगा, ये साइड में लगा है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? ये लिखो फटाफट, फिर देखते हैं एस्टर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन का एक अलग से वीडियो बनाया हूँ मैं, उसमें उसका मैकेनिज्म है, वहाँ पे जाकर के उसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे आप। छोटा सा वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब क्या है, एस्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, PHURIC भी लिखते हैं, FURIC भी लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वो अल्कोहल से हम रिएक्शन कराएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, यहाँ भी OR आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, तो फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, डाई अल्काइल सल्फोनेट, सल्फेट एस्टर। ये हो गया डाई अल्काइल
डाई अल्काइल सल्फेट एस्टर। अगर एक ही अल्काइल ग्रुप है तो फिर एल्काइल सल्फेट एस्टर। नाइट्रिक एसिड का यहाँ एसिड डालने की जरूरत नहीं, एसिड ऑलरेडी है ही इसमें। ये हुआ एल्काइल नाइट्रेट एस्टर। अगर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल नाइट्रेट एस्टर। और एग्जाम्पल लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड को ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा +3H2O ट्राई अल्काइल फॉस्फेट एस्टर। ट्राई अल्काइल फॉस्फेट एस्टर। और भी एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल को आप ट्रीट करोगे नाइट्रिक एसिड से तो वो भी बनाएगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरेट। ट्राइनाइट्रोग्लिसरेट वो भी है एस्टर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने? इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, एस्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, मैकेनिज्म पढ़ा। फिर यील्ड को कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे उसका एक अलग से वीडियो है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का, वो आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पे जा करके। और उसके बाद क्या पढ़ा? कौन सा बॉन्ड टूटता है, H2O निकलता है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो एसिड से आता है न कि अल्कोहल से। उसके लिए हम आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक यूज करते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। ये एसाइल न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्या क्या पढ़ा? RDS क्या है? अल्कोहल का जो अटैक होता है दैट इज द RDS। मैकेनिज्म क्या है? पैड पे याद रखना है। क्लियर? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तक क्या करो, एंजॉय करो ज़िंदगी को। बाय।